हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी टॉपिक वाइज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। 80 क्वेश्चन करवाऊंगा दोनों टॉपिक्स के, एंड आपके एग्जाम में इन दोनों टॉपिक से दो दो क्वेश्चन फिक्स हैं, 100% आएगा। अगर आप इस क्लास को पूरी देख लेते हैं तो 100% इसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो पूरी क्लास को जरूर देख लेना। आज से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा, चाहे वो जीके जीएस का पार्ट हो, चाहे हिंदी लैंग्वेज का पार्ट हो, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। अगर 2025 में बीएड करना है, कम समय में अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, हिंदी में 45 प्लस का स्कोर करना है, रीजनिंग में 45 प्लस का स्कोर करना है, जीके जीएस में 45 प्लस का स्कोर करना है, तो आप इस नोट्स को ले लो। रामबाण नोट्स है, अंतिम दिन में आप इस नोट से अपनी बेहतरीन शानदार तैयारी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है 7905632533 पे आपको मैसेज करना है। एक छोटा सा पेमेंट करना है, मात्र 49 रुपीज। आपको नोट्स तुरंत सेंड कर दिया जाएगा आपकी व्हाट्सएप में, और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो फटाफट आप कांटेक्ट कर सकते हो। और बीएड आप जो है 50,000 में आप कर सकते हो। इसके लिए आपको लाखों रुपए नहीं खर्च करने हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आके हमसे मिल सकते हो। टोटल फीस हम आप लोगों से लेंगे 50,000 दोनों साल की। इंस्टॉलमेंट में आप देख सकते हो। एससी एसटी कैंडिडेट का हम स्कॉलरशिप बेस पे प्रवेश ले लेंगे। हम कौन सी यूनिवर्सिटी से बीएड कराते हैं? राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से करवाते हैं। यहाँ पे ईयरली एग्जाम होता है। एग्जाम टाइम में हम आप लोगों को रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा देंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग भूल जाएं, ठीक है। चलिए, हम वर्णमाला के प्रश्न को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और कुछ पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा, तो उनको आपको नोट भी करना है अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है इसमें? बताइए, कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है इसमें? तो इसमें ये जो आपका है बड़ा ऊ, ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी ये तीनों, छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि, ये आपके स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और बाकी जो आपके वर्णमाला के वर्ण बच रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? बताइए सब लोग। बाकी शब्द क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? देखिए, आपके एग्जाम में मैं बता दूं, वर्णमाला से जो है एक उच्चारण स्थान से जरूर आएगा आपके एग्जाम में, 100% आएगा। तो निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, ये आपको बताना है। बताएंगे सब लोग भाई। तो इसमें तालु से देखिए, अगर हम यहां पे का वर्ग की बात करें, ठीक है, का, जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ से होता है। नोट कर लेना, कंठ से, ठीक है। का वर्ग में का, खा, गा, घा और हा और विसर्ग जिसमें लगा हो, वो सब आपके जो होते हैं कंठ से होते हैं। उनके उच्चारण छोटा आ, बड़ा आ के भी होते हैं, ठीक है। अगर हम यहां पे चा वर्ग की बात करें, चा, चा, छा, जा, झा, इनके उच्चारण स्थान तालु से होते हैं, ठीक है। तो ये छा, चा के बाद आ गया ना, तो इसका उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा? तालु से हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे टा वर्ग की बात करें, टा, ठा, डा, ढा, इनके उच्चारण स्थान जो होते हैं मूर्धा से होते हैं। किससे होते हैं? मूर्धा से होते हैं। उसके बाद अगर हम ता वर्ग की बात करें, ता वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है दंत से होता है। किससे होता है? दंत से होता है, ठीक है। अगर हम यहां पे बात करें पा वर्ग की, पा, फा, बा, भा, इनके उच्चारण स्थान जो होते हैं वो होते हैं, किससे होते हैं? ओष्ठ से होते हैं, ठीक है। और ये तीनों सा का याद रखना, इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, इसका उच्चारण स्थान जो है तालु से होता है, और इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धन्य से होता है। उच्चारण स्थान में आप इतना पढ़ लो, 100% फंसा लोगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, लुंठित ध्वनि कौन सी है? बताइए सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लो, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। बताइए, इसमें लुंठित वर्ण कौन सा है? ये र है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इसको याद रखना, लुंठित ध्वनि आपका। ओष्ठ, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण, अघोष वर्ण कौन सा है? अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है अल्प प्राण से। अब आप ओष्ठ तो कर लोगे, बट यहाँ पे मैंने अभी आपको नहीं स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया, नहीं अल्प प्राण के बारे में, नहीं अघोष के बारे में। तो देखिए, ओष्ठ तो आप पा के बारे में देख के ही बता दिए होंगे। दा का तो दंत यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। फा का भी होगा ओष्ठ से,
ठीक है। अब यहां पे आपको बताना है स्पर्श व्यंजन कौन सा है। देखिए स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है कितनी होती है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 25। और वो कौन कौन से होते हैं, का वर्ग से पा वर्ग तक, का वर्ग से पा वर्ग तक ये सभी वर्ण आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है ना, का वर्ग से पा वर्ग तक, का खा गा चा छा झा टा ठा ढा अड़ा, एंड यहाँ पे ता था धा एंड पा फा बा भा, ये सभी आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे पा भी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएगा। अल्प प्राण कैसे पता करें, देखिए अल्प प्राण पहचाना कैसे जाता है, यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं। आप यहां पे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, थोड़ा बड़ी क्लास होगी तो पूरी क्लास जरूर देखना, थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। अब यहां पे अल्प प्राण कैसे पहचाना जाता है, 135 याद रखिए, क्या रखिए 135। 135 का मतलब ये होता है, यहां पे अगर हम का वर्ग की बात करें तो का हो जाएगा, गा हो जाएगा और अंगा, यानी कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण हो गया। उसी प्रकार आपको चा वर्ग में देख लेना है, पहला तीसरा पांचवा। उसी प्रकार आपको टा वर्ग में देख लेना है, पहला तीसरा पांचवा। उसी प्रकार आपको ता वर्ग में देख लेना है, उसी प्रकार पा वर्ग में। तो सभी वर्ग में आपको देख लेना है वो पहला तीसरा पांचवा जो आपके वर्ण होंगे वो सभी अल्प प्राण होंगे। ठीक है, और इसके अलावा और भी याद रखना, यारा अलावा यानी कि अंतःस्थ व्यंजन जो आपके होते हैं वो भी आपके अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, ये होता है 135 और अंतःस्थ व्यंजन याद रखिए ये अल्प प्राण होते हैं। अब महाप्राण कैसे पहचाने, 24 करके याद रखिए। ठीक है, 24 का मतलब अगर हम का वर्ग में देखें तो दूसरा वर्ण कौन सा होगा, खा होगा, और चौथा वर्ण कौन सा होगा, घा होगा। उसी प्रकार चा वर्ग में दूसरा वर्ण कौन सा होगा, छा होगा, चौथा वर्ण कौन सा होगा, झा होगा। और उसमें व्यंजन ये तीनों सा और हा ये भी आपके महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना, 135 और अंतःस्थ ये आपके जो होते हैं अल्पप्राण होते हैं, और 24 यानी कि दूसरा वर्ण चौथा वर्ण ये आपके महाप्राण होते हैं, साथ ही आपका जो है उस व्यंजन। ठीक है, तो यहां पे बताइए अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा, बताइए सब लोग, अल्प प्राण पा भी तो होगा ना, पा, क्योंकि ये पहला वर्ण है। उसके बाद यहाँ पे आघोष की बात करें, चलिए आघोष भी बता दे रहा हूं मैं। देखिए अल्पप्राण, महाप्राण और आघोष, अघोष का एक जो है छोटा सा प्रिंट आउट में सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो उससे याद कर लेना आप लोग। आघोष को ऐसे याद करिए, 12 345। अब 12 का मतलब पहला दूसरा वर्ण, ये आपका आघोष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आघोष। उसके बाद यहाँ पे ये आपका हो जाएगा घोष वर्ण, घोष और सघोष इसे बोलते हैं, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण को। और ये अघोष में आपका तीनों सा हो जाएगा, और सघोष में आपका अंतःस्थ व्यंजन प्लस हा ये आपके होंगे सघोष में। और सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष में ही आते हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर क्या कहलाती है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है युग्मक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या किस प्रकार की ध्वनि है, या का उच्चारण स्थान किससे होगा बताइए, बिल्कुल सरल प्रश्न है, तालव्य से होगा, इचू यशानाम तालु। ठीक है ना, ई आ जाए या आ जाए, ठीक है, तो इनके उच्चारण स्थान तालु से होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वाह क्या है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको नोट कर लो, स्पेशल दंतोष्टे से होता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब कुल वर्णमाला कितने होते हैं, 52 होते हैं। चलिए ए के उच्चारण स्थान में किसकी किसकी सहायता ली जाती है, 9 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, यह सारे प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लेना, इनसे 100% क्वेश्चन आएंगे। इसके उच्चारण स्थान होते हैं कंठ तालु से, इसको भी नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं, मैंने बता दिया तालव्य में आती हैं। ठीक है, तालव्य तालु एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, 3 के अलावा ये छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सभी आपके जो अक्षर होंगे वो सब आपके पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, तो छोटी ई, बड़ी ई ये अक्षर जो है पुल्लिंग में,
नहीं है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो स्वर जो होता है इनके उच्चारण जो है स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये किसका संधि विच्छेद है, किसका खंड है, ये बताइए। 13 का जवाब दीजिए सब लोग। दक्ष का है। ठीक है, चलिए, जहां पे समझाने लायक रहेगा वहां पे मैं समझाऊंगा, जो सरल रहेगा एक ही टाइप के क्वेश्चन जैसे मैं करवा दिया, दूसरा आ गया क्वेश्चन तो मैं उसको तुरंत करवा दूंगा। ठीक है, ये ढा वर्ग का उच्चारण किससे होगा और कौन सा वर्ग है ये ढा वर्ण का उच्चारण स्थान? तो यहाँ पे आपका टा वर्ग का यह चौथा वर्ग है। ठीक है, ढा वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता ये आपका टा वर्ग का चौथा है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखना हर्ष स्वर होते कौन कौन से हैं। बताइए भाई सब लोग, फटाफट जवाब दीजिए। हर्ष स्वर, इसका एक और भी नाम है लघु स्वर। तो हर्ष स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 4, और कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ एंड यहाँ पे ऋषि, ये आपके होते हैं हर्ष स्वर चारों। ठीक है, नोट कर लेना, 4 संख्या होती है। ठीक है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? 17 का जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? अन और आहा का, ये आयोगवाह होते हैं। ठीक है ना, अन और आहा। पूछे आयोगवाह कौन से हैं, तो 2 हैं, अन और आहा। इनको स्वरों में नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देख लेना, 100% मेरी ही क्लास से आपको क्वेश्चन छपने को मिलेगा, और जो नोट्स लिए हैं उनको तो 100% पूरा का पूरा मिल जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल, 18 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे संपर्क ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, मात्रा के आधार पर जो होते हैं स्वर वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से ज्यादा का समय लगता है और प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से ज्यादा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसमें लगेगा? प्लुत में लगेगा, है ना। 19 का करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो? 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, प्लुत स्वर। जो ह्रस्व है उसका जो उच्चारण होता है एक मात्रिक से होता है, दीर्घ का द्विमात्रिक होता है, प्लुत का त्रिमात्रिक होता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे 25, सॉरी, स्पर्श व्यंजन केवल पूछा जा रहा है, मैं केवल व्यंजन ही देख रहा हूं, तो स्पर्श व्यंजन पूछा जा रहा है, तो 25 हो गए। कौन कौन से? का वर्ग से पा वर्ग तक। ठीक है, ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। संख्या पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, ए और ए का उच्चारण सन किससे होगा? तो इसका उच्चारण कंठ तालव्य से होगा। नोट कर लेना, हो सके तो जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं सभी को नोट कर लेना, 50 वर्णमाला के करवाऊंगा, सभी को नोट कर लेना। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? का के बाद ये छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? 23 के जवाब दीजिए। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? मैंने आपको बताया था ना, ये जो आपका छोटा सा है ये आपका दंत वर्ण है। ठीक है, इसका किससे हो जाएगा? पा का किससे होगा? ओष्ठ से होगा। टा का मूर्धन्य से। हा का किससे होगा? कमेंट बॉक्स में छापिए सब लोग, हा का अकुह विसर्जनियाम कंठा, कंठ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण, देखिए जो आपके पंचम वर्ण होते हैं, अगर हम का वर्ग के पंचम वर्ण की बात करें तो कौन सा होगा? अंगा हो जाएगा, है ना। उसके बाद चा वर्ग में इया आपका हो जाएगा, है ना, इया आपका हो जाएगा। उसके बाद टा वर्ग में जो पंचम वर्ण है अड़ा हो जाएगा। उसके बाद ता वर्ग में ना आपका पंचम वर्ण है,
पा वर्ग में पंचम वर्ण मा है, तो ये इनके जो उच्चारण स्थान होते हैं पंचम वर्ण के अनुनासिक से होते हैं, ठीक है ना। जो जितने भी पंचम अक्षर हैं ये पांचों, इनके उच्चारण स्थान नासिक वर्ण से होते हैं। तो अनुनासिक वर्ण कौन सा है इसमें बताइए, ये माँ मैंने बताया ना, तो माँ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप समझ में आने लगा होगा। बताइए निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, बताइए 26 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। और आप लोगों के लिए इतने मैं मेहनत कर रहा हूँ, फ्री में कंटेंट देता हूँ, यही सब चीज मैं नोट्स में देता हूँ, तो एक लाइक तो बनता है ना, तो प्लीज यार लाइक कर दो, बार बार कहना ना पड़े। और भी बेहतरीन क्लास में अभी आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो घोष होता कौन कौन सा है, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। तो इसमें देखिए गा को, गा तीसरा वर्ण है, बिल्कुल है, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन घोष, ठीक है। चलिए क्योंकि चा चा जो आपका था यहां पे, ये आपका आघोष था, का भी आपका आघोष था, खा भी आपका जो है आघोष था, ठीक है। चलिए ला और सा का उच्चारण स्थान किससे होता है, सा रट गया होगा, तो इसका उच्चारण स्थान किससे होगा, दंत से होगा। ला का भी होता है दंत से, ठीक है, याद कर लेना। इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है, देवनागरी की इसमें कौन सी वर्ण ध्वनि नहीं है, इसमें याद रखना ये ग्रीवा ध्वनि नहीं है, बाकी सब है। ग्रीवा तो मैंने बताया नहीं अभी ना, तो यही आपका नहीं होगा। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, यानी कि किसका उच्चारण स्थान तालु से होगा। अगर यहां पे अगर हम बात करें इसके झा, तो इसका उच्चारण स्थान तालु से होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, इसका किससे होगा, कंठ से होगा। इसका किससे होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में छापिए सब लोग। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं, आयोग वाह कहते हैं। कौन कौन से, अन और आहा, बट प्रयोग आप इनका होता है, ठीक है। चलिए स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है बताइए सब लोग, कितने वर्गों में बांटा गया है, 1 4 3 2, तो इनको बांटा गया है 2 वर्गों में, ठीक है। व्यंजनों को स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया, 2। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग दिखाना का क्या कहलाता है। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तो एक और टॉपिक है, नया टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ पे वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। स्वरों का उच्चारण किससे होता है, स्वरों का उच्चारण स्थान अनुनासिक की सहायता से, बिना किसी की सहायता से, व्यंजनों की सहायता से या अनुसार की सहायता से। बताइए सब लोग, 33 का जवाब दीजिए। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी की सहायता से होता है इनका उच्चारण स्थान, ठीक है। और जो व्यंजन होते हैं वो उनका उच्चारण स्थान स्वर की सहायता से होता है, ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं, इसमें 34 को जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, द्वित नहीं है, ठीक है। चलिए ये व्यंजन होता है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, उच्छिप्त है, उसमें है, पार्श्विक है, सघोष आपका नहीं है, ठीक है। चलिए जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हस्त से दुगना समय लगता है उनको क्या कहते हैं बताइए। 36 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे थोड़ा क्या हुआ है, नाम बदल दिया गया है, नाम। तो यहां पे गुरु स्वर होगा। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, हस्त स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, बट यहां पे गुरु स्वर मैंने बता दिया, क्योंकि दीर्घ स्वर का जो अन्य नाम है गुरु स्वर होता है, ठीक है। संधि स्वर भी होता है, तो याद रखना दीर्घ स्वर का अन्य नाम क्या है, गुरु, ठीक है। चलिए और दीर्घ स्वर से ज्यादा किस में समय लगता है, प्लुत स्वर में, वो द्विमात्रिक होता है, एक मात्रिक हस्त होता है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। तो यहाँ पे 37 का जो करेक्ट आंसर होगा काकल्य। देखिए मैं एक यहाँ पे सच्चाई बता रहा हूं, जब तक आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़ोगे और पहले आप तैयारी नहीं किए हो, तो आप कितना भी प्रैक्टिस, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे आप लोग, ठीक है ना। तो टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे आप तो मेरी क्लास देख लो, चाहे आप मेरी नोट्स लो। नोट्स में क्या होगा, अपने हिसाब से आप कभी भी पढ़ सकते हो, ज्यादा पढ़ सकते हो। अब इसकी क्लास टॉपिक वाइज की, जैसे मैं हिंदी करा रहा हूं, तो एक दिन में एक ही क्लास आएगी और ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 क्वेश्चन करवा पाऊंगा, उसमें आप एक दिन में 2 टॉपिक क्लियर कर सकते हो, तो यही फायदा होता है। तो 49 रुपए का मुंह मत देखिए, परचेज कर लो और तैयारी करते रहो, इससे आप रिवीजन भी करते रहो। तो यहाँ पे वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है,
38 का करेक्ट आंसर वर्णमाला हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत ज्यादा है। छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है डियर। छा तो ये बना है का धन सा से, ये हलंत लगा होना चाहिए, ध्यान देना, ठीक है। ऑप्शन बी, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है, बताइए सब लोग, संयुक्त स्वर कौन सा है, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। संयुक्त स्वर कौन सा है, तो संयुक्त स्वरों की जो संख्या होती है 4 होती है। ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके होते हैं संयुक्त स्वर, है ना। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, संयुक्त स्वर आपका यही हो गया। 40 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है, सब कुछ मैंने बता दिया। बताइए सब लोग, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताया हूं, अल्प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष, अभी मैं इसका भेज दूंगा टेलीग्राम पे, तो डाउनलोड कर लेना आप लोग और उसका नोट बना लेना, खा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कंठ तालब्य कौन सा है, बताइए। कंठ तालब्य, ए और ऐ ये कंठ तालब्य है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग, तो यहां पे खा, छा, ठा, ये आपके सभी महाप्राण वर्ण हैं, ठीक है। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, युग्मक, संयुक्त, संप्रक्त या पारस्परिक ध्वनियां, 44 का जवाब दीजिए। तो वो युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दंतोष्टय ध्वनि कौन सी है, बताइए। दंतोष्टय, वाह, वकायश दंतोष्टय, वाह का होता है दंतोष्टय से, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना आप लोग इसे। अगला प्रश्न यहाँ पे, सभी स्पर्श व्यंजन किस वर्ग में है, बताइए। मैंने बताया ना कि का से आपके पा वर्ग तक जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला का, चा, पा, दा, ये आपके जो होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। अर्धविवरत स्वर कौन सा है, बताइए। 47 का जवाब दीजिए। अर्धविवरत स्वर कौन सा है, 47 का जवाब दीजिए। तो अर्धविवरत स्वर आपका ए है, ये ऐ, ठीक है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं क्या, वृत्ताकार स्वर, निर्निरासिक स्वर या समृत या अनुनासिक। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं क्या, निर्नुनासिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अंतहस्थ और उसमें वर्ण कितने हैं, तो अंतहस्थ तो या, रा, ला, वा होते हैं, और ये तीनों सा याद रखना, छोटा सा, बड़ा सा और ये वाला सा, और हा, ये आपके उस व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो टोटल 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। रा का विवरण है, रा का विवरण क्या है, तो वृक्ष, लुंठे, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन ये है, ठीक है। चलिए, काकल्य वर्ण कौन सा है, बताइए। 51 का जवाब दीजिए। काकल्य वर्ण कौन सा है, हा जो आपका है काकल्य वर्ण है। या का उच्चारण स्थान है, या का तालु से होता है इसका उच्चारण स्थान। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है, ये महाप्राण है, ठीक है। और अंतःस्थ व्यंजन आपके अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ विराम चिन्ह है, तो इसकी शॉट ले लीजिए, स्क्रीन शॉट, ये स्क्रीन शॉट लीजिए सब लोग। जैसे ये अल्प विराम का चिन्ह है, एंड ये अर्ध विराम का चिन्ह है, ये उप विराम का चिन्ह है, पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये ब्रैकेट के अंदर जो है प्रश्नवाचक का चिन्ह है, ये विस्मय बोधक का चिन्ह है, और ये निर्देशक का चिन्ह है, ये कोष्टक है, ये आपका त्रुटि बोधक यानी कि हंस पद का है, विवरण चिन्ह का है, पाद चिन्ह है आपका, ये लाघव का चिन्ह है, पुनरुक्ति सूचक है, उद्धरण का चिन्ह है, ये दोहरा एकहरा, योजक चिन्ह है, लोप चिन्ह है, ये आपका विकल्प सूचक चिन्ह हो गया, तुल्यता सूचक चिन्ह हो गया, टीका सूचक हो गया, समाप्ति सूचक चिन्ह हो गया, दीर्घ उच्चारण चिन्ह हो गया, पाद बिंदु हो गया। तो इनको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। इनसे आप क्वेश्चन बना लोगे, बस इतने विराम चिन्ह याद कर लो आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। अब चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है, बताइए। अर्धविराम का, तो अर्धविराम का चिन्ह कौन सा भाई, ये है। ये किसका है, विस्मय बोधक का। ये किसका है, पूर्ण विराम का। ये किसका है, अल्प विराम का, ठीक है। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है,
वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, दो दो अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सुनो सुनो वह गा रही है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य दुर्बल बनाता है। तो बताइए दूसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, तो पहला वाला ही आपका नहीं सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किसके लिए होता है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किसके लिए होता है। तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हंस पद का जो चिन्ह होता है ये होता है, इसका प्रयोग लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए होता है। लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। जैसे यहाँ पे माता और पिता हो गया और ये चिन्ह लगा देते हैं ना, ये बीच में रात दिन हो गया, ये चिन्ह लगा देते हैं ना, तो ये योजक चिन्ह होता है। दो विपरीत शब्दों के बीच जो चिन्ह लगता है वो है योजक चिन्ह। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सामसिक पदों या पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है कौन से चिन्ह का। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, किसी की कही हुई बातों को स्पष्ट करने के लिए किस वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इकहारा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है बताइए। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, डी वाला। ठीक है, चलिए, माता पिता दोनों प्रश्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य जो है कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, अभी मैंने बताया योजक चिन्ह लगेगा। ठीक है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। तो यहां पे अल्प विराम लगना चाहिए। ठीक है, चलिए, मुझे बाहर जाना रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। इसमें जो चिन्ह लगा है इसमें कौन सा चिन्ह लगा है के बाद जो चिन्ह लगा है ना, पूर्ण विराम है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं क्या। उसे अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, अधोरेखा चिन्ह। अगला प्रश्न यहाँ पे, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है। तो उनके बीच योजक चिन्ह लगता है। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। योजक बहुत पूछा जाता है, याद रखना इसको। ये निर्देशक, योजक से थोड़ा बड़ा जो आपका होगा निर्देशक चिन्ह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। ये तो अर्ध विराम का है, पूर्ण विराम का है, ये आपका विस्मय बोधक है, तो बचा अल्प विराम। ये निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। ये पूर्ण विराम है। ये किसका चिन्ह है बताइए, किसका चिन्ह है ये। तो ये है लोप सूचक चिन्ह का। ठीक है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, योजक चिन्ह का। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग प्रकार नहीं इसमें विराम चिन्ह का। विवरण होता है, लाघव होता है, निर्देशक होता है, उपदेशक नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यही नहीं है विराम चिन्ह का प्रकार। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किसके लिए होता है। लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए होता है। ये किसका चिन्ह है बताइए, ये जो है किसका चिन्ह है। कोष्टक चिन्ह है। ठीक है, छोटा बड़ा मझला, ये जो है आपका किसका चिन्ह है, बराबर जिसे बोलते हो ना, इक्वल, ये किसका चिन्ह है बताइए। तुल्यता सूचक है हिंदी में। महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोहरा उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं क्या। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं क्या, विराम चिन्ह कहते हैं। अनुसार का चिन्ह कौन सा है, अनुसार क्या, स्वर के ऊपर एक बिंदी, ये जो होता है ना,
जैसे आंगन लिखना है तो ये बिंदी जो होती है ना वो अनुसार का चिन्ह होता है। सीला, यहाँ पे डॉट 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 है ना, कहिए क्या हाल है, ये जो आपका है ये किस का चिन्ह है? ये तो प्रश्नवाचक का ही है, बट यहाँ पे ये जो आपका होगा सीला कहिए क्या हाल है, यहाँ पे निर्देशक चिन्ह होगा। ठीक है। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां जो है प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम का। ठीक है। चलिए, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है विस्मय बोधक का। तो ये थे आपके जो है वर्णमाला और विराम चिन्ह के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। इन 80 प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लेना, रिवीजन कर लेना, मेरी वीडियो दोबारा देख लेना, स्पीड बढ़ा के आप 100% यहीं से क्वेश्चन करके आओगे। बाकी नोट्स लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, क्लास कैसी लगी, फीडबैक एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना ताकि और भी मोटिवेशन आए आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।